हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के इस वीडियो से हम ज्योग्राफी के लेक्चर शुरू करने वाले हैं और हम भारत और विश्व के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। इसमें विभिन्न भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेशों की बात करेंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स में ज्योग्राफी के अन्य टॉपिक्स भी कवर होंगे। तो उन सभी लेक्चर्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले बात करते हैं आर्द्रता या ह्यूमिडिटी के बारे में। तो आर्द्रता वायुमंडल में जल की गैसीय अवस्था या जलवाष्प को कहा जाता है और यह जलवाष्प वाष्पीकरण के कारण उत्पन्न होती है। जलवाष्प ग्रीन हाउस का कारण भी बनती है। जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ कम होती जाती है और यह महाद्वीपों के अंदर जाने पर भी घटती है। भूमध्य रेखा में आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक और ध्रुवों में सबसे कम होती है। वायु में वाष्प की अधिकतम मात्रा 5% होती है और इस 5% का भी 90% भाग भूतल से 5 किलोमीटर ऊपर तक पाया जाता है। आगे जलवाष्प की मात्रा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में 2.6%, शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में 0.9% और शीतकटिबंध प्रदेशों में 0.2% होती है। अब बात करते हैं आर्द्रता सामर्थ्य की। तो निश्चित ताप पर वायु के निश्चित आयतन में अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है और यह आर्द्रता सामर्थ्य तापमान के समानुपाती होता है। मतलब जितना अधिक तापमान उतना अधिक आर्द्रता सामर्थ्य। बात करें निरपेक्ष आर्द्रता की, तो वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसकी इकाई क्यूब सेंटीमीटर पर ग्राम है। अब इनसे रिलेटेड है सापेक्ष आर्द्रता, जिसका फॉर्मूला है निरपेक्ष आर्द्रता बटा आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100। अब यह जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है ना, यह तापमान के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होती है और सापेक्ष आर्द्रता पर ही वर्षा की मात्रा भी निर्भर करती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि संघनन क्या होता है। तो संघनन या कंडेंसेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के गैसीय रूप मतलब जलवाष्प का रूपांतरण हिम या जल में होने लगता है। अब आगे संघनन से ही रिलेटेड है ओशांक। तो ओशांक या ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वायु संतृप्त हो जाती है और इसके बाद वायु को ठंडा करने पर संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है। चलिए अब कंडेंसेशन के विभिन्न रूपों की यदि बात करें तो इसके दो रूप देखने मिलते हैं। पहले में जब तापमान हिमांक से ऊपर होता है तो बादल, ओस, कोहरा और कुहासा बनते हैं और दूसरे में तापमान हिमांक से जब नीचे होता है तो पाला या तुषार, हिम और पक्षाभ मेघों का निर्माण होता है। अब बात हो रही है टेम्परेचर और संघनन की, तो यह भी देख लेते हैं कि एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज या रुद्धोष्म ताप परिवर्तन क्या होता है। तो वायु में अंतरक्रिया होती है जिसके कारण वायु फैलती और सिकुड़ती है। तो वायु के इस फैलने और सिकुड़ने के कारण ही जो तापमान में परिवर्तन होता है उसे ही एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं कोहरा या फॉग के बारे में। तो कोहरा जो है वह लघु जल सीकरों से परिपूर्ण एक प्रकार के बादल होते हैं। मतलब ये धरातल के समीप पाए जाने वाले बादल हैं और इसमें जो जल है वह धूल कण या धूम्र आदि के चारों ओर संघनित होता है। यह ठंडी और गर्म जलवायु के मिश्रण के कारण बनता है। अब कोहरे को दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला, दृश्यता के आधार पर फॉग 4 प्रकार का है। पहला हल्का कोहरा जिसमें विजिबिलिटी 1100 मीटर की होती है। दूसरा साधारण कोहरा जिसमें विजिबिलिटी 550 से 1100 मीटर तक होती है। तीसरा सघन कोहरा जिसमें विजिबिलिटी 300 से 550 मीटर होती है और चौथा है अति सघन कोहरा जिसमें विजिबिलिटी 300 मीटर से भी कम हो जाती है। अब दूसरे रूप में कोहरे को निर्माण विधि के आधार पर बांटा जाता है। इसमें पहला है अंतर्वायु राशि कोहरा जो तापमान को कम करके ओशांक तक लाने से बनता है। अब अंतर्वायु राशि कोहरे के भी 2 प्रकार हैं। पहला है विकिरण कोहरा। इसमें जब भी ठंडे धरातल के ऊपर गर्म तथा उष्ण आर्द्र वायु उपस्थित होती है तो संघनन के कारण विकिरण कोहरा बनता है। इसमें 2 कंडीशंस होनी चाहिए।
पहला, धरातल ठंडा होना चाहिए और दूसरा, रात्रि में आसमान बादल रहित या साफ होना चाहिए। अब अंतर्वायु राशि कोहरा का दूसरा प्रकार है संपर्कीय विकिरण कोहरा। इसमें जब ठंडे धरातल के ऊपर गर्म और आर्द्र वायु आ जाती है तो संघनन होना प्रारंभ हो जाता है। यह स्थलीय भागों में जाड़े में और सागरीय भागों में गर्मी में बनता है। अब आगे निर्माण विधि के आधार पर कोहरे का अगला प्रकार है वाताग्र या सीमांत कोहरा। यह वाताग्र के सहारे निर्मित होता है और वाताग्र में भी सामान्यतः आर्द्रता बढ़ने से इसका निर्माण होता है। तो ये सारी बातें थी आर्द्रता और कोहरे से संबंधित। चलिए अब आज के अगले टॉपिक में बात करते हैं बादलों के बारे में। तो बादल जल सीकरों अथवा हिम सीकरों का बड़े पैमाने पर समूह होता है जो अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, और बादल निम्न अक्षांश में अधिक और उच्च अक्षांश में कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब सीधे बादलों के वर्गीकरण को देखते हैं कि बादल कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः बादल के 3 प्रकार हैं। उच्च मेघ जो 6 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक है, मध्य मेघ जो 2.5 से 6 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, और निम्न मेघ जो 300 मीटर से 6 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उच्च मेघ के बारे में। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, साइरस, साइरस स्ट्रेटस और साइरस क्यूमुलस। अब इसमें साइरस क्लाउड या पक्षाभ मेघ सर्वाधिक ऊंचे होते हैं और छोटे हिमकणों से निर्मित होते हैं। इसके बाद साइरस स्ट्रेटस क्लाउड या पक्षाभ स्तरीय मेघ श्वेत रंग के होते हैं और पतली चादर के समान फैले हुए होते हैं। इससे सूर्य के चारों ओर या चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभामंडल बनता है और यही भविष्य में चक्रवात के सूचक भी होते हैं। इसके बाद आता है पक्षाभ कपासी मेघ या साइरस क्यूमुलस क्लाउड। ये भी श्वेत रंग के होते हैं। ये गोलाकार और समूह में पाए जाते हैं। इन्हें मैंग्रेल स्काई भी कहा जाता है। अब बादलों का अगला प्रकार है मध्य मेघ। मध्य मेघ के भी 2 प्रकार आते हैं, अल्टो स्ट्रेटस और अल्टो क्यूमुलस। अब इसमें अल्टो स्ट्रेटस या मध्य स्तरीय मेघ जो होते हैं वे नीले और भूरे रंग के होते हैं, पतली चादर के रूप में होते हैं और प्रभामंडल नहीं बनाते। इसके बाद अल्टो क्यूमुलस या मध्य कपासी जो मेघ हैं वे गोलाकार रूप में पाए जाते हैं। अब बादलों का तीसरा प्रकार है निम्न मेघ, और निम्न मेघों को 5 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। पहला है स्तरीय कपासी क्लाउड या स्ट्रेटस क्यूमुलस क्लाउड। ये हल्के भूरे रंग के होते हैं और बड़े बड़े गोलाकार चकत्ते के रूप में पाए जाते हैं। दूसरे हैं कपासी बादल या क्यूमुलस क्लाउड। ये घने और विस्तृत होते हैं। ये लंबे रूप में पाए जाते हैं और इनका ऊपरी भाग गुंबदाकार या फूल गोभी के समान होता है। इनका आधार तल समतल होता है। इनके बाद तीसरे आते हैं कपासी वर्षा बादल या क्यूमुलस निम्बस क्लाउड। ये विस्तृत और गहरे होते हैं और इनका विस्तार ऊंचाई में अधिक होता है। ये पर्वत जैसे लंबे होते हैं। अब कपासी वर्षा बादल से जब वर्षा होती है ना तो बारिश मूसलाधार, कम क्षेत्र में और कम समय के लिए होती है। इसके बाद आते हैं स्तरीय वर्षा बादल या निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। ये धरातल के नजदीक पाए जाते हैं और निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड के कारण जो वर्षा होती है वह बड़े क्षेत्र में देर तक और रिमझिम रिमझिम वर्षा होती है। इसके बाद अगला टाइप है स्तरीय बादल या स्ट्रेटस क्लाउड। ये कोहरे के समान होते हैं लेकिन धरातल से सटे हुए नहीं होते। स्ट्रेटस क्लाउड का निर्माण 2 विपरीत स्वभाव वाली हवा के मिलने से होता है। तो ये सारी बातें थी बादलों के बारे में। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं वर्षा के बारे में। तो धरातल के समीप जलवाष्प का संघनित होकर धरातल पर गिरना ही वर्षा कहलाता है। अब वर्षा के लिए जो आर्द्र वायु होती है वह 3 रूप से ऊपर उठती है और इसी आधार पर वर्षा को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। पहली संवहनी वर्षा, दूसरी पर्वतीय वर्षा और तीसरी चक्रवाती वर्षा। सबसे पहले बात करते हैं संवहनी वर्षा की। अब संवहनी वर्षा में क्या होता है कि दिन में अत्यधिक ऊष्मा में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है, और जब हवाओं का तापमान वायुमंडल के तापमान के बराबर होने लगता है तो इसी ऊपर उठी हुई वायु का संघनन होने लगता है जिससे कि यह तीव्र वर्षा करती है।
अब संवहनी वर्षा सामान्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक देखी जाती है। अब आगे वर्षा का दूसरा प्रकार है पर्वतीय वर्षा। इसमें क्या होता है कि जब उष्ण आर्द्र हवाओं के मार्ग में कोई पर्वत आ जाता है तो पर्वत के सहारे हवाएं ऊपर उठने लगती हैं और ऊपर उठने के कारण उनकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, मतलब तापमान में ऑब्वियसली कमी आ रही है। तो फिर संतृप्त होकर हवा में संघनन की क्रिया होती है और आगे चलकर वर्षा होने लगती है। अब पर्वतीय वर्षा में कंडीशन यह है कि पर्वत उष्ण आर्द्र वायु के समकोण पर स्थित होना चाहिए, पर्वत सागर तट के निकट होना चाहिए, पर्वत की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए और वायु में पर्याप्त आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। अब वर्षा का तीसरा प्रकार है चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा तब होती है जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं का एक दूसरे में अभिसरण होता है। तो इसमें ठंडी शुष्क हवा उष्ण आर्द्र हवा को ऊपर ढकेल देती है और इसी के चलते चक्रवात बनता है और वर्षा भी होती है। इसमें वाताग्र का भी निर्माण होता है, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें थी वर्षा के बारे में। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं वाताग्र और चक्रवात के बारे में। सबसे पहले देखें वाताग्र क्या होता है। तो वह ढलुआ सीमा जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां मिलती हैं और इनके मध्य में एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, इसे ही वाताग्र कहते हैं। अब इसमें बात हुई दो विपरीत वायु राशियों की। तो जाने की वायु राशियां क्या होती हैं। तो ये क्षैतिज रूप से विस्तृत समान ताप, समान दाब और समान आर्द्रता की दशा होती है। जब ये अपने उद्भव क्षेत्र से आगे बढ़ती हैं तो खुद भी प्रभावित होती हैं और संपर्क में आने वाले क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हुए जाती हैं। अब आगे वाताग्र के प्रकार की बात करते हैं। तो वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उष्ण वाताग्र। इसमें उष्ण आर्द्र हवा आक्रामक होकर शीत शुष्क हवा के ऊपर चढ़ती है। दूसरा है शीत वाताग्र। इसमें शीत शुष्क हवा आक्रामक होकर उष्ण आर्द्र हवा को ऊपर ढकेल देती है। फिर तीसरा आता है अधिविष्ट वाताग्र। इसमें शीत वाताग्र तीव्र गति से उष्ण वाताग्र में मिल जाता है और गर्म वायु का नीचे से संपर्क समाप्त हो जाता है। वाताग्र का चौथा प्रकार है स्थायी वाताग्र। इसमें वायु राशियां समांतर क्रम में हो जाती हैं और वायु ऊपर नहीं उठ पाती। ये 2 प्रकार से बन सकते हैं। पहला, जब शीत वायु के नीचे उष्ण वायु आ जाती है और दूसरे में शीत वायु के नीचे भी शीत वायु ही होती है, बस इसमें थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस पाया जा सकता है। तो ये थे वाताग्र के प्रकार। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं चक्रवात के बारे में। तो चक्रवात निम्न वायुदाब का क्षेत्र है जिसके चारों ओर समकेंद्री समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। इसके केंद्र से बाहर की ओर जाने पर वायुदाब में वृद्धि होती जाती है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। इसमें वायु का प्रवाह अंदर की ओर होता है और चक्रवात का आकार गोलाकार, अंडाकार और वी आकार का हो सकता है। चलिए अब चक्रवात के प्रकार की बात करें तो चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तो यह कर्क और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होता है। सामान्यतः यह गोलाकार होते हैं। इसका आकार या व्यास 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर या कभी कभी 50 किलोमीटर से भी कम हो सकता है। चक्रवात की गति की बात करें तो क्षीण चक्रवात 32 किलोमीटर पर आवर, हैरिकेन 120 किलोमीटर पर आवर, सुपर साइक्लोन लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकते हैं। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो समदाब रेखाएं हैं वे वृत्ताकार होती हैं। उनकी संख्या बहुत कम होती है और इनमें तापमान संबंधी भिन्नता भी पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्र चक्षु या नेत्र कहलाता है, जो शांत होता है और यहां वर्षा नहीं होती। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। आगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने का कारण ITC Z के उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ग्रीष्म काल में उत्पन्न होता है जब तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यह केवल गर्म सागरों में होता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात कोरियोलिस बल के अभाव के कारण भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ
और 5 डिग्री साउथ में उत्पन्न नहीं होते हैं। चलिए अब चक्रवात के दूसरे टाइप शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करते हैं। ये सामान्यतः 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं और इनके उत्पन्न होने का कारण दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियों का मिलना है। इनकी दिशा पछुआ पवनों के सहारे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है और इनमें दाब प्रवणता कम पाई जाती है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात स्थल और जल दोनों भागों में उत्पन्न हो सकते हैं। इनका आकार अंडाकार, अर्धचंद्राकार, उल्टे वी आकार का हो सकता है। ये साल भर उत्पन्न होते हैं और इनकी उत्पन्न होने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इनके भौतिक चरित्र में अंतर देखा जा सकता है। इनमें चक्षु नहीं पाए जाते और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से ही संबंधित ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत 1914 से 1918 के बीच वर्गीस महोदय ने दिया था। अब यह जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात की ना हमने, तो इसके विभिन्न चरण देखने मिलते हैं जिसमें वर्षा और मौसम का वितरण अलग अलग होता है। तो इन 5 चरणों को देख लेते हैं। पहला आता है चक्रवात का आगमन। इसमें क्या होता है कि उस क्षेत्र का वायुदाब गिरने लगता है, वायु के वेग में कमी आ जाती है और सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनने लगता है। इसके बाद दूसरे चरण में उष्ण वाताग्र प्रदेश का चरण आता है। इसमें उष्ण आर्द्र वायु आक्रामक होती है और वर्षा स्तरीय बादल निर्मित होते हैं और मंद गति की वर्षा होती है। फिर तीसरे चरण में उष्णखंड बनता है। इसमें तापमान में वृद्धि होती है, सापेक्षिक आर्द्रता में कमी आती है और मौसम साफ और सुहाना होता है। फिर चौथे चरण में शीत वाताग्र प्रदेश बनता है जिसमें तापमान गिरता है, संघनन होता है, कपासी वर्षा बादल निर्मित होते हैं और शीत वाताग्र आक्रामक होता है और क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स के कारण मूसलाधार वर्षा होती है। इसके बाद पांचवा चरण आता है शीतखंड का। इसमें तापमान में कमी आती है और आकाश मेघ रहित हो जाता है। तो ये तो थे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न चरण। अब आगे देखते हैं कि एक नॉर्मल चक्रवात के जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें कुल 6 क्रमिक अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था स्थायी वाताग्र की अवस्था है जिसमें गर्म और ठंडी हवा एक दूसरे के समांतर चलती हैं और कोई मौसमी घटना नहीं होती। दूसरी अवस्था है लहरदार वाताग्र या चक्रवात की बाल्यावस्था। इसमें ठंडी और गर्म हवाएं एक दूसरे में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं। तीसरी अवस्था है चक्रवात या वाताग्र निर्माण की अवस्था जिसमें ठंडी और गर्म हवाओं का एक दूसरे के क्षेत्र में पूर्णतः प्रवेश हो जाता है और उष्ण तथा शीत वाताग्र का पूर्ण विकास होता है। फिर चौथी अवस्था में चक्रवात का पूर्ण विकास होता है। इसमें शीत वाताग्र तेजी से आगे बढ़ता है जिससे उष्ण वाताग्र संकुचित होने लगता है और हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं। यह चक्रवात की सबसे विकसित अवस्था होती है। फिर पांचवी अवस्था है चक्रवात क्षय या अधिविष्ट वाताग्र की अवस्था। इसमें चक्रवात का अवसान होने लगता है और उष्ण आर्द्र हवा का धरातल से संपर्क पूर्णतः खत्म हो जाता है। इसके बाद छठवीं अवस्था आती है जिसमें उष्णखंड पूर्णतः विलीन होता है और चक्रवात समाप्त हो जाता है। तो ये सारी बातें थी चक्रवात के बारे में। अब आज के अगले टॉपिक में चट्टानों की बात कर लेते हैं। तो क्रस्ट या बाह्यमंडल पर मिलने वाले मुलायम और कठोर पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। चट्टान या रॉक्स के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। चट्टान सामान्यतः खनिजों का मिश्रण होती है। इसमें सिलिकेट और ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। चट्टान मुख्यतः खनिज प्रदान करने और मृदा के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब इनमें पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों की यदि बात करें तो बाह्यमंडल या क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.8%, फिर सिलिकॉन 27.7%, फिर एल्यूमिनियम 8.13% और फिर आयरन 5.0% मात्रा में पाया जाता है। इसको एक ट्रिक OSAI ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। अब भूपर्वटी के बाद पूरी पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं उनकी बात कर लें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है इओसम, IOSAM। आई फॉर आयरन सर्वाधिक 35% पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन 30%, सिलिका 15% और फिर मैग्नीशियम 13% है। मतलब पूरी पृथ्वी में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है
और केवल क्रस्ट या बाह्यमंडल में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में होती है। अब मोहो के कठोरता मापक के अनुसार सर्वाधिक मुलायम टैल्क और जिप्सम होता है और सर्वाधिक कठोर कोरंडम और हीरा है। अब आगे चट्टानों के प्रकार देख लेते हैं। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कार्यांतरित। बात करें आग्नेय चट्टान की तो यह प्राथमिक चट्टान है। यह क्रस्ट के नीचे तप्त और तरल मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। आग्नेय चट्टान रवेदार होती है और इसमें 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन में जब धरातल के अंदर मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसके कण या छिद्र या रवे जो होते हैं वे बड़े बड़े होते हैं और इससे ग्रेनाइट का निर्माण होता है। फिर दूसरी कंडीशन में धरातल के अंदर जब मैग्मा तेजी से ठंडा होता है तो इसके कण या रवे छोटे छोटे होते हैं और इससे बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। इसके उदाहरण हैं रायोलाइट, ग्रेबो और डायोलाइट। अब चट्टान का दूसरा प्रकार है अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान अपक्षय और अपरदन के द्वारा विखंडित पदार्थों तथा जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेषों के जमाव से निर्मित होती है। यह परतदार चट्टान होती हैं जिनमें अवसादों की परत पाई जाती है। ये रवेदार नहीं होती, इनमें जीवाश्म जरूर पाए जाते हैं और प्रायः मुलायम होती हैं जैसे चीका और पंख। ये कठोर भी हो सकती हैं जैसे बलुआ पत्थर। अवसादी चट्टानों के उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोयला आदि हैं। अब चट्टानों का तीसरा प्रकार आता है कार्यांतरित या रूपांतरित चट्टानें। यह ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी शैलों के संगठन और स्वरूप में रूपांतरण से निर्मित होती हैं। ये बहुत कठोर होती हैं और इनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। चलिए अब आगे आग्नेय चट्टानों के प्रकार को जानने के लिए हम इनकी एक लिस्ट देखते हैं। तो सिलिका की मात्रा के आधार पर देखते हैं। अब जिस भी चट्टान में सिलिका की मात्रा 77% से अधिक होती है तो जब भी मैग्मा का विस्फोट होता है तो यदि मैग्मा ठंडा होकर धरातल के भीतर ही जम जाता है तो उससे ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है, और यदि यह मैग्मा धरातल के बाहर आकर जमता है तो उससे रायोलाइट चट्टान बनती है। और सिलिका की 77% से अधिक मात्रा सिल्सिक या एसिडिक मैग्मा में पाई जाती है। फिर अगले प्रकार में सिलिका की मात्रा 55 से 77% तक होती है। यह इंटरमीडिएट प्रकार का मैग्मा होता है। इसमें धरातल के भीतर डायोराइट और धरातल के ऊपर एंडेसाइट नामक चट्टान का निर्माण होता है। तीसरे प्रकार में सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है। यह बेसिक या मैफिक मैग्मा होता है। इसमें धरातल के भीतर गैब्रो और धरातल के ऊपर बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। फिर चौथे प्रकार में सिलिका की मात्रा 45% से कम हो जाती है। अब इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। यह अल्ट्रा बेसिक या अल्ट्रा मैफिक मैग्मा होता है। इस प्रकार की चट्टानों को पेरिडोटाइट कहा जाता है। अब इसमें हम जो मैग्मा की बात कर रहे हैं वह ठोस गलित पदार्थ होता है जिसमें ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ तीनों पाए जा सकते हैं। मैग्मा की उत्पत्ति धरातल के भीतर अत्यधिक तापमान और कम दाब होने के कारण होती है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से इसका उद्गार होता है और इसी के फलस्वरूप आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अब मैग्मा की अम्लीयता की यदि बात करें तो मैग्मा की अम्लीयता सिलिका की मात्रा पर निर्भर करती है। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि सिलिका की मात्रा कम है तो मैग्मा में अम्लीयता भी कम होगी, और ऑब्वियसली अम्लीयता कम है तो क्षारीयता ज्यादा होगी। अब सिलिका की मात्रा और मैग्मा में अम्लीयता कम होने से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, जिससे गाढ़ेपन में भी कमी आती है। लेकिन सिलिका की मात्रा कम होने पर आयरन की मात्रा अधिक होगी, जिससे चट्टान का घनत्व अधिक हो जाता है। तो ये सारी बातें देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि किसी भी मैग्मा या चट्टान में सिलिका की मात्रा उस चट्टान में उपस्थित अम्लीयता के समानुपाती, मेल्टिंग पॉइंट के समानुपाती और गाढ़ेपन के भी समानुपाती होती है। लेकिन सिलिका की मात्रा पदार्थ की क्षारीयता के और घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जिस पदार्थ में भी सिलिका है तो वह हल्का तत्व होगा,
और सिलिका कम है, मतलब आयरन और निकल की मात्रा ज्यादा है, तो वह तत्व भारी होगा और उसका घनत्व भी अधिक होगा। चलिए अब आगे मध्यवर्ती चट्टानों मतलब धरातल के भीतर मैग्मा के जमा होने पर विभिन्न चट्टानों के प्रकार की बात कर लेते हैं। इसमें पहला है बैथोलिथ। यह गुंबदाकार चट्टान होती है जो आधार तल से अधिक गहराई में होती है। इसकी चौड़ाई और मोटाई अधिक होती है और इसमें तीव्र ढाल के किनारे होते हैं। यह ऊपरी धरातल में उबड़ खाबड़ होती है। इसके बाद आता है स्टाक, जो बैथोलिथ का छोटा प्रकार है। यह छोटी गुंबदाकार चट्टान होती है। इसके बाद आता है लेकोलिथ, जो कि परतदार चट्टानों में मैग्मा के जमाव से निर्मित होता है। आगे है फेकोलिथ, जो कि अपनति और अभिनति की संरचना में जब लहरदार आकृति के नीचे मैग्मा का जमाव होता है तो उसे फेकोलिथ कहा जाता है। फिर अगला है लोपोलिथ, जो कि झीलनुमा संरचना के नीचे जब अवतल आकार की छिछली बेसिन में मैग्मा का जमाव होता है तो इसे लोपोलिथ कहा जाता है। इसके बाद आता है सिल और सीट। तो इसमें जब परतदार चट्टानों के मध्य में क्षैतिज रूप में मैग्मा का जमाव होता है, तो यदि मैग्मा का जमाव पतली पट्टी के रूप में हुआ तो उसे सीट कहते हैं, और ये मोटे रूप में जमा होता है तो उसे सिल कहा जाता है। तो ये सारे थे कुछ मध्यवर्ती चट्टानों के रूप। अब ये विभिन्न चट्टानों में जो रूपांतरण होता है वह एक रॉक साइकिल के रूप में होता है, जिसमें अग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान में अनाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित होती है, और एक अवसादी चट्टान अग्नेय चट्टान में अधिक टेम्परेचर और कम प्रेशर के चलते परिवर्तित होती है। इसी तरह एक अग्नेय चट्टान अधिक टेम्परेचर और कम प्रेशर में कार्यांतरित चट्टान बन जाती है, तो वहीं कार्यांतरित चट्टान अधिक प्रेशर और अधिक टेम्परेचर में अग्नेय चट्टान का रूप ले लेती है। बात करें कार्यांतरित चट्टान के रूपांतरण की, तो अनाच्छादन के फलस्वरूप ये अवसादी चट्टान में रूपांतरित होती है, और अवसादी चट्टान अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर के चलते कार्यांतरित चट्टान बन जाती है। चलिए अब आगे अवसादी चट्टानों के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। तो इसमें निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लास्टिक रॉक, जो चट्टान चूर्ण से निर्मित होते हैं। इसमें बलुआ पत्थर, कॉग्लेमेरेट, गोलास्म, चीका मिट्टी, क्ले, सैल और लोयस आते हैं। दूसरा प्रकार है नॉन क्लास्टिक रॉक्स। ये अखंडाश्मी रॉक हैं जो जैविक तत्वों से निर्मित होते हैं। इसमें कोयला, चूना पत्थर और पीट आते हैं। फिर तीसरा प्रकार आता है रासायनिक तत्वों से निर्मित रॉक्स। इसमें जिप्सम, नमक की चट्टान, खड़िया की मिट्टी और सैल खेड़ी आते हैं। अब अवसादी चट्टानों में निर्माण में भाग लेने के आधार पर इसके 4 प्रकार हैं। पहला जलज शैल, दूसरा वायु द्वारा निर्मित, तीसरा नदीकृत शैल और चौथा हिमोर शैल। अब विभिन्न कार्यांतरित चट्टानों को देख लें, तो अग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट से नीस या नाइस और बेसाल्ट से शिस्ट बनता है। फिर परतदार चट्टानों से रूपांतरित चट्टानों में बालुका पत्थर से क्वार्ट्ज, चूना पत्थर से डोलोमाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट से फिर संगमरमर और सैल या चीका से स्लेट बनते हैं। अब इतने पर भी नहीं रुकते। फिर जो कार्यांतरित चट्टान है वे पुनः अपने संगठन में परिवर्तन करती हैं, जिसके तहत स्लेट से शिस्ट और शिस्ट से फाइलाइट का निर्माण होता है। अब पृथ्वी पर विभिन्न चट्टानों के वितरण की बात करें, तो क्षैतिज वितरण में 75% अवसादी चट्टानें और 25% गैर अवसादी चट्टानें हैं, और लंबवत वितरण की बात करें तो यहाँ 5% अवसादी चट्टानें और 95% आग्नेय और कार्यांतरित चट्टानें हैं। तो ये सारी बातें हो गई चट्टानों के बारे में। तो आज का लेक्चर भी बस इतना ही रखें। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और विभिन्न जलवायु प्रदेशों की बात करेंगे। साथ ही भूकंप और ज्वालामुखी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।